हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि चैप्टर 1 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, लेकिन वो 2020 में अपलोड किया गया था जब आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था। लेकिन अभी आपको पूरा पढ़ना है। अभी हमारे बोर्ड की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं जारी करी गई हैं जिसमें ये बोला जाए कि सिलेबस कम पढ़ना है या फिर कुछ रिड्यूस करा गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन लोग पूरा लेके चलते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये बिलोंग करता है जिस यूनिट से, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये भी किसी का पार्ट है। तो ये कहाँ से आता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए और पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो क्यों पढ़ रहे हैं, तो रीज़न ये है, ये बिलोंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ये बिलोंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 टर्म हैं। उस पहले टर्म में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले टर्म में क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि जो चार्ज है हमारा वो रुका हुआ है, मतलब स्टेट सिचुएशन में है। तो हम यहाँ पे चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं चार्ज एट रेस्ट। चार्ज किस पे होना चाहिए? रुका होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और जो इसका दूसरा पार्ट रहता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर चार्ज स्टेट में है, यहाँ पे मोशन होता है। तो ये मूविंग चार्ज में आता है, मूविंग चार्ज। इन दूसरे वे में इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। इसको दूसरे वे में बोला जाता है मैग्नेटिज्म। यहाँ पे चार्ज किस में होता है? मोशन में होता है। इसमें चार्ज में मूवमेंट होता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, उसका जो टर्म रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें चार्ज रेस्ट पे रहेगा। और जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो हम अप्रॉक्स 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि इस वीडियो में डिस्कशन होगा। देन आफ्टर सेकंड चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इन थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन आफ्टर आपका चार्ज मोशन में आ जाता है और वो बिलोंग करेगा किससे? मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ थर्ड टर्म की बात करता हूँ, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थर्ड टर्म। यहाँ पर चार्ज क्या करने लगता है? यहाँ रुका है, यहाँ मोशन में है, तो यहाँ क्या करने लगता है? ऑक्सीलेशन करने लगता है। चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो ऑक्सीलेशन करेगा। यहाँ पे चार्ज क्या करने वाला है? यहाँ पे चार्ज ऑक्सीलेशन करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, चार्ज ऑक्सीलेशन करेगा। इसमें जो चैप्टर आता है वो आता है EMW, दैट्स मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड एक और चैप्टर आता है, इट इज कॉल्ड AC, अल्टरनेटिव करंट, जो कि पूरा एक दूसरा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। किसका? SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो गई, ठीक है। तो ये किसका हमें एक टर्म देखने को मिलता है? SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये टर्म कौन होता है? AC। तो इतना कुछ हम सेक्शन A में पढ़ने वाले हैं। आपकी जो बुक है ना एनसीईआरटी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट 1 में ये पूरा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 की बात हम करेंगे आगे। अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, ज़्यादा इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करना। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। चैप्टर का जो नेम रहेगा, चैप्टर का नेम है, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर मैं आपको आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो चैप्टर नंबर जो रहेगा वो फर्स्ट, और जो चैप्टर का नेम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे और फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो चार्ज। सबसे फर्स्ट हेडिंग जो लगाओगे वो क्या लगाओगे? चार्ज। तो चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है। जब हम 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं तो किसी अनदर टाइप के मटेरियल, मतलब जो दूसरे टाइप का सब्सटेंस है, उसको अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आती है, इसी को अपन चार्ज बोलते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल रहता है कि यहाँ पे हमने एक ब्लैंकेट लिया हुआ है और ब्लैंकेट के पास में ये बलून लेके जाते हैं और इस बलून को ब्लैंकेट पे रब कराते हैं। तो ब्लैंकेट के सरफेस पे जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो बलून के सरफेस पे आ जाता है, और इस पे जो बचा हुआ रिमेनिंग चार्ज बचता है वो पॉजिटिव बचता है। और मे बी बलून के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, दैट्स वाई ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर पाएगा। देन आफ्टर ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने के लिए एबल होता है।
तो ऐसा तो आपने एक्सपेरिमेंट बहुत कम किया होगा, रेयर केस में करा होगा। इसमें अट्रैक्शन होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट रहता था, बचपन में कई बार किए होंगे, अगर ऐसा कुछ रहा होगा, हम लोग तो किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्या करते हैं, जो स्केल होती है उसको बालों में रब कराते हैं, रब कराने के बाद में देखते हैं छोटे छोटे जो पीस ऑफ पेपर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। देखो हम बेसिक से लेके चलेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, मतलब 12th के लिए। तो जो बच्चे बिल्कुल से अभी तक नहीं पढ़ रहे थे वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जिनको ये सब आता है ना, जिनके लिए ये सब आसान चीज़ें हैं, हलवा लगता है उनको, वो स्किप करें, आगे बढ़ें, आपको आगे वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। ओके, सो ये जो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आती है ना, हम लोग जब स्केल को रब कराते हैं अपने बालों के साथ, तो वही जो प्रॉपर्टी है ना, वो जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ना, उसी को अपन चार्ज बोलते हैं। और ये चार्ज दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव रहा करता है और एक निगेटिव रहा करता है। एक आपका क्या है, पॉजिटिव है, और एक आपका क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो चार्ज के टाइप कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आपके लाइक चार्जेस हैं, मतलब लाइक चार्जेस दैट्स मीन सेम चार्ज, तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, मतलब ये एक दूसरे के पास नहीं आना पसंद करते हैं। दैट्स मीन यू कैन से दैट कि इनके बीच में दुश्मनी होती है। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, यू कैन से दैट अनलाइक चार्जेस, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो रिपल्सन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हम ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस माइनस है तो वहाँ पर भी हमें रिपल्सन देखने को मिलेगा, बिकॉज ये लाइक चार्ज हैं। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक यहाँ तक का ही दिख रहा है आपको बोर्ड पे, तो मैं सिर्फ यहीं तक लिखने की कोशिश करूँगा। मैं इस चीज़ को मार्क कर लेता हूँ, यहीं तक आप देख पा रहे हैं। ओके, जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तक का दिख रहा है। ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस की सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, सिंपल सी बातें कर लेते हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब माइंड में आता है तो आपके बीच में कुछ चीज़ें, आपके माइंड में कुछ चीज़ें और आती होंगी। आपके माइंड में जब नेगेटिव चार्ज बोला जाता तो इलेक्ट्रॉन आता होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज बोला जाता तो क्या आता होगा, प्रोटॉन आता होगा। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। एटम के अंदर के ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, देन आप डायरेक्टली बोलते हो कि जो एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उन पे जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। एंड जब कोई पूछता है व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, तो आप बोलते हो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। सो एक्चुअल में जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है वो आपसे अक्सर पूछी जाती है, व्हाट इज चार्ज। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी है ना, ये जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन रिपल्सन में, यही एक्चुअल में चार्ज है। और उस दौरान एक्चुअली जो उस दौरान फोर्स लग रहा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आगे चल के पढ़ने वाले हो, और इसी प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चलो कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटम के अंदर के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं, सिंपल से लिख लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Me, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करता हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे विच इज नेचर वाइज नेगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। लेकिन जब भी हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में इसका न्यूमेरिक वैल्यू रख रहे होते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। हमको पता होता है ये नेचर वाइज नेगेटिव है, ये नेचर वाइज कैसा है, नेगेटिव है। अब मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की। तो अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूँ, यू कैन से दैट MP, तो जो MP होता है विच इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, या फिर मतलब हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पे हेल्पफुल होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करता हूँ, तो चार्ज होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और ये नेचर वाइज कैसा होता है, ये नेचर वाइज पॉजिटिव होता है। अब एक और फंडामेंटल पार्टिकल आता है जिसको न्यूट्रॉन बोला जाता है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन के चार्ज की बात करूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की चार्ज की बात करता हूँ तो ये चार्जलेस होता है, मतलब इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर मैं इसकी मास की बात करूं तो जो मास ऑन न्यूट्रॉन होता है मासलेस तो नहीं होता है, इसका मास एक प्रोटॉन के बराबर होता है विच इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देख पा रहे होगे जो चार्ज और मास दे रखे हैं वो बहुत कम है, 10⁻⁻19 है, 10⁻31 है, 10⁻27 है। जो 10 की पावर्स हैं एक तो नंबर में ज़्यादा है और ऑलरेडी किसमें है, माइनस साइन के साथ है। आई नो आपको ये सब बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं। किस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है
और किस में नहीं होती है, या फिर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर की। किसकी बात करते हैं, अगर चाहो तो ये छोटी छोटी हेडिंग्स लगा सकते हो। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के पास क्या होता है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। अब हम इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी लैंग्वेज में चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ये चार्ज कैरियर्स का मतलब आप इजीली समझ पाओगे जब आप आगे के चैप्टर पढ़ रहे होगे, दैट्स मीन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होगे, तो वहां पे इसका मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है चार्ज कैरियर। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका काम होता है, ये खाली ट्रक हैं जिनका काम है चार्ज ढोने का। सो इनके पास खाली ट्रक हैं, कंडक्टर के पास खाली ट्रक होते हैं, दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो नॉन कंडक्टर होते हैं, हम किनकी बात करने वाले हैं, नॉन कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं। जो नॉन कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे डिड नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या नहीं होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, यहां तक का दिख रहा है, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम Na होता है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2, और सेकेंडरी ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट के ऑर्बिट में कितना बचता है, 1। तो ये जो 1 है ना, ये सबसे पहली बात तो इससे न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है और सबसे लास्ट में होता है, दैट्स वाई इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। 12th के स्टूडेंट के लिए एकदम से बकवास है ये सब, उसको लगता है क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें सब आता है, लेकिन बेसिक है बेटा, जानना पड़ेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। अब हम किसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इनके पास चांस होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का बिकॉज दे हैव, यू कैन से दैट दे हैव बैलेंस्ड सेल, दे हैव बैलेंस्ड सेल। इनके पास क्या होता है, बैलेंस सेल होता है, मतलब इनका जो लास्ट का ऑर्बिट होता है पूरी तरह से भरा होता है। नियॉन एक सिंपल से एग्जांपल है, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्बिट में कितने चले गए, 2 चले गए, लास्ट ऑर्बिट में कितने चले जाते हैं, 8 चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, लास्ट का ऑर्बिट पूरी तरह से इनका फिल होता है। तो अगर हम इनको बाहर से कहीं से एनर्जी दें तो ये कंडक्टर का काम कर सकते हैं। अदरवाइज किसको एनर्जी देनी है, जो लास्ट के ऑर्बिट में बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी देनी है, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम क्यों इनको एनर्जी दें, टाइम अपना क्यों वेस्ट करें, तो हम सीधा किनको यूज करते हैं, कंडक्टर्स को यूज करते हैं बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें चांसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के, लेकिन हम लोग इनका यूज बहुत कम करते हैं बिकॉज दे हैव हाई रेसिस्टिविटी। सो इन सब रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में बीच में सारी चीजें आने वाली हैं आगे, तो वहीं डिस्कशन करेंगे। चलिए, अगर इसको आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस हेडिंग, मैथड ऑफ चार्जिंग। मैथड ऑफ चार्जिंग, हम किसी भी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है उस बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो उन्हीं ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, मैथड्स ऑफ चार्जिंग। मैथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज। हमें किनको चार्ज करना है, हमको बॉडीज को चार्ज करना है, और ये हमारे पास एक मैथड है, मतलब एक नहीं है, कुछ मैथड है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैथड है बॉडी को चार्ज करने का, वो है चार्जिंग बाय रबिंग। अगर हम दो बॉडीज को, दो डिफरेंट टाइप की बॉडीज को आपस में रब करते हैं, देखो इनमें सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज ये एग्जाम में आपसे ऐसे डेफिनेशन नहीं आता है, कोई लॉ और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, ये एक एक्टिविटी है, मतलब एक फंडामेंटल एक्टिविटी है। आप क्या करते हो, ऐसे इसको आपस में रब कराओगे बालों के साथ, तो ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है ना, तो यही एक मैथड है इसको चार्ज करने का। तो ये आपका मैथड क्या है, रबिंग है। और जो दूसरा मैथड है चार्जिंग का, सो चार्जिंग, बट ये आपके माइंड में होना चाहिए, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ये क्या है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, इसमें आप वो ब्लैंकेट और बलून वाला एग्जांपल ले सकते थे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं रबिंग की। ये बलून है, ये ब्लैंकेट है, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। ये पीस ऑफ पेपर को ट्रैक कर रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ से निकल के इस पर पॉजिटिव चार्ज बचता है, ऐसे कुछ करके। सो देन चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्टैक्ट में क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है, इसके पास कुछ चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ चार्ज है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के पास। हम एक दूसरी बॉडी लेके आते हैं और इसके कॉन्टैक्ट में रखते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब समझते हैं। तो अगर ये बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी, तो इस बॉडी से पॉजिटिव चार्ज
अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और अपने आप को चार्ज कर लेगी, या फिर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, या फिर ये बॉडी चार्जलेस है तो इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी ने जितना चार्ज इसको दिया होगा इस बॉडी ने उतना ही चार्ज गेन करा होगा। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर हम किसी भी बॉडी को, ए बॉडी ने बी बॉडी को जितना भी चार्ज दिया उतना ही वो उस बॉडी से ट्रांसफर होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब जब हम फर्स्ट ईयर क्लास में थे तो वहाँ पर जो एक प्रिंसिपल था जो किससे रिलेटेड था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, शायद याद होगा। सो जो गिवन हीट होती है लॉस्ट हीट के बराबर होती है, तो ऐसे कुछ चार्जेस के साथ भी होता है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा है, आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। दैट्स वाई इंडक्शन की बात करते हैं। इंडक्शन में क्या है, मतलब जैसे हमारे पास चार्ज है और हमारे बगल में कोई बॉडी आके खड़ी हो गई, वो हमसे टच में भी नहीं है, कांटेक्ट में भी नहीं है, बट वो हमसे इंड्यूस्ड हो गई है। मतलब इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण, मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। सो मतलब वो हमारे टच में भी नहीं है बट फिर भी वो इंडक्शन कर रहा है वो बॉडी के साथ। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई ए बॉडी है जिसके पास चार्ज है। ये बॉडी कैसी है? ये बॉडी आपकी चार्ज्ड है और दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में नहीं है, विदाउट कांटेक्ट में नहीं है, पर इसके पास भी चार्ज आ जा रहा है। तो ये सिंपल सा मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा जब आप पढ़ रहे होगे मैग्नेटिज्म, तो वहां पर पढ़ने को मिलता है। तो इंडक्शन का जो मतलब है वो क्या है? बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाना है, टच में नहीं लाना है और विदाउट टच के बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है। तो ये कुछ मैथड हो गए। सो हमने 3 मैथड को यहाँ पे एक्सप्लेन करा। ये कौन से मैथड है? चार्जिंग के मैथड है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो हेडिंग डालते चलिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आप सभी को। लिखते हुए चलेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने का। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन तो सभी को पता है, लेकिन हम लोग अपनी पढ़ाई को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग एक अजीब से दौर से गुजर रहे हैं, और ज़्यादा इसको अगर इफेक्टिव करेंगे तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी हम लोग के लिए। और शायद जब चीज़ें सही होंगी तो फिर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमको लगेगा बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो छोड़ तो रहे हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको गेन करते हुए चले तो बाद में रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो, तो आपके लिए बेहतर होगा। सो हेडिंग क्या डालनी है? हेडिंग डालनी है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपने मुंह जबानी रटी होनी चाहिए कि इनमें जब सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। और बाकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टी के लिए, वो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में कभी कभी 1-2 नंबर में पूछा जाता है क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड है। मतलब अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे हमारे पास में ये कोई बॉडी है A और ये कोई बॉडी है हमारे पास B, और इनके बीच में चार्ज को दिया गया, तो जो चार्ज हमने दिया है ना इस बॉडी को, हम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देंगे चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज ये दे रही है बॉडी, इस बॉडी को, क्योंकि रिचेस्ट बॉडी होगी, इसके पास ऑलरेडी चार्ज होगा और इस बॉडी को ट्रांसफर कर रही है, तो जो चार्ज देगी ना ये नंबर्स के मल्टीप्लाई में होता है। मतलब नंबर्स 1, 2, 3, 4 के मल्टीप्लाई में होता है। बिकॉज हमारे पास जो नंबर होने चाहिए वो एल्जेब्रिक होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। मतलब कुछ इस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब क्वांटाइज्ड होने चाहिए, इस तरह के नहीं होने चाहिए 1/2, 3/4 एंड 1/4, इस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसने अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा या 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, वो नंबर्स में होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो इसने इलेक्ट्रॉन अगर इसको दिया है तो या 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब 1/2 या 3/4 या 4/3 कुछ इस तरह से, मतलब 1/4 इस तरह से कुछ नहीं दे सकता है। तो ये क्वांटाइज्ड रहेगा। तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, Q = Ne से दिखाते हैं। E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी ने इस बॉडी को दिया है। अगर इसने इसको दिया है तो ये जो Q = Ne रहेगा, इसने गेन करा है तो इस पर नेगेटिव आएगा, और इसने दिया है ये रिचेस्ट होगी तो इस पर प्लस Ne आएगा। इस तरह से इस फॉर्मूले से आप थोड़े बहुत परिचित हो गए पहले से। प्लस माइनस ले लेते हैं क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किस बॉडी ने लिया किस बॉडी ने दिया चार्ज, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जानते हैं ना, Q = Ne, N इज द नंबर ऑफ चार्ज एंड E क्या है यहाँ पर?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बारे में पहले से डिस्कस हो चुका था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी बॉडी पे इतना तो चार्ज बचता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। जो सेकेंड रहेगा, जो सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगा चार्ज का, हाँ सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहने वाला है चार्ज का? चार्ज का सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगा, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी में सिंपल वे में लिख लो, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आजकल हम इसी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, आइसोलेशन में ही है सभी लोग। सो चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब हम ये कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में भी कहा जा सकता है कि जो चार्ज होता है ये मतलब ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो जैसे एनर्जी के फॉर्म में होता है तो चार्ज भी कुछ ऐसा ही है, चार्ज को कंजर्व माना गया है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो अगर मैं कुछ इस तरह से इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को भी साथ में रिलेट करके समझाता हूं तो समझ में आएगा। इट्स कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? मतलब चार्ज को सिंपली ऐड करा जा सकता है। जैसे कोई बॉडी है, मतलब कोई एक सिस्टम है, उस पर कुछ ये प्लस का 3 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम नहीं लिखना चाहिए, अभी ये सब चीज़ें नहीं जान रहे होंगे। कूलम तो पता होगा ना, चार्ज का यूनिट होता है। माइक्रोकूलम भी पता होगा बहुत बच्चों को, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ इस वीडियो में, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए। तो ये आपने +2 कूलम ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया -2 कूलम, तो ऐसे कुछ हमने ले लिया। और अगर मैं इसका क्यू नेट पता कर रहा हूँ तो चार्ज ना सीधे सीधे ऐड होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन करने के साथ में। ये प्लस का है तो +3, ये प्लस का 2 है तो +2 और ये -2 है तो -2। तो जो नेट चार्ज इस पर आने वाला है, सिंपल सी बात है, वो पॉजिटिव का 3 कूलम आएगा। तो ये पॉजिटिव का 3 कूलम आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज होता है, मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को जस्ट लाइक नंबर्स की तरह ऐड करा जा सकता है, लेकिन ये किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम +4 और लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 4 ऐड हो जाएगा और निकल के कितना आने वाला है हमारे पास? 7 कूलम आने वाला है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये कुछ प्रॉपर्टी हैं चार्ज की जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बता दिया मैंने। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछी जाती है 1-2 नंबर्स में। वीडियो को पॉज करके अगर आप चीज़ें नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए हैं। अब जो सबसे खास हेडिंग आती है, इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है, और अक्सर इस चैप्टर की स्टार्टिंग इसी हेडिंग से होती है, लेकिन मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें बताता रहा, मतलब बेसिक चीज़ें बताता रहा जो कि इंपॉर्टेंट भी है। सो चलिए, तो श्री गणेशाय नमः करते हैं इस चैप्टर का। अब रियल में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। जो फर्स्ट हेडिंग पढ़ेगी, अभी तक जो हेडिंग पढ़ती रही वो तो पढ़ती रही, छोटी मोटी बातें थी, है ना। अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडिंग है जो पूछी भी जाती है और इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हो, सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कूलॉम ने जो अपना लॉ दिया था ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड दिया, मतलब आप सिंपल वे में बोल सकते हो, जो ये फोर्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कहाँ? जब 2 चार्जेस की बात कर रहे होंगे, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। भले वो सेम चार्ज हो, मतलब लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, दोनों ही क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये सेम होंगे तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और अगर ये रिपल हो रहे होंगे, और अगर ये अपोजिट होंगे तो क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में लग क्या रहा होगा? फोर्स ही तो लग रहा होगा, और उसी फोर्स की बात करी गई है। उसी फोर्स के बारे में बताए कौन थे? कूलॉम्स बताए थे हम लोग को। तो चलिए जान लेते हैं। तो ये चार्ज सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस पे, और इस डिस्टेंस को r से ले लिया जाता है। किसी से भी लेना चाहो x से ले सकते हो, लेकिन हमारी बहुत सारी बुक्स इसको r से लेती, तो बच्चा याद भी ऐसे ही रखता है। मैं छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। इधर देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें अट्रैक्शन हो रहा होगा, प्लस प्लस होता, रिपल्शन होता, फोर्स लगता। तो कूलॉम ने उसी फोर्स के बारे में बोला। कूलॉम का कहना था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ चार्जेस। अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ाएंगे ना, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होगा ना, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देखो लॉ है, इसमें हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं,
हमारी कोई औकात नहीं है किसी भी लॉ को प्रूव करने की। ये साइंटिस्ट दे के चले गए थे और ये ऐसे ही लॉ नहीं बनता है, जब बहुत सारे लोग इस पर एग्री करते हैं तब लॉ बनता है और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड होता है। तो मैं बस बता रहा हूँ कुलॉम ने क्या क्या बोला था, और अगर कुछ गलत है तो वो कुलॉम ने गलत कहा होगा, ठीक है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ, इनका स्क्वायर करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू चार्जेस, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू चार्जेस। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये इनवर्सली होता है, मतलब ये डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी ना, ये सेपरेशन जितना बढ़ेगा ना, फोर्स उतना ही वीक होता चला जाएगा। मतलब अगर हम चार्जेस को बहुत दूर पे रख देंगे ना, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फील कर रहे होंगे वो बहुत कम करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस का बढ़ना, फोर्स का कम होना, डिस्टेंस का कम होना, फोर्स का बढ़ना, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। स्क्वायर बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। फ्रॉम बोथ इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का जब सिंबल हटता है तो यहाँ पे जो आता है ना, वो आता है कोई कांस्टेंट, हम A ले लेते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये देखने में, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे ABCD का पहला वर्ड है, तो दैट्स वाई आप K लेना चाहो K ले लो। तो F इजिकल टू A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये A कांस्टेंट आ गया जिसका कुछ वैल्यू होता है, A का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी सिर्फ इतना ही समझो, एप्सिलॉन नॉट। अब इतना जानो कि ये जो एप्सिलॉन नॉट लिया गया है ना, ये किस लिए लिया गया है, ये दोनों चार्ज या तो एयर में रखे हैं या फिर ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, इसीलिए हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ये क्या है इसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो, A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक पूरा कांस्टेंट है जो हमने नहीं दिया, ये कुलॉम ने दिया हुआ था। तो ये A की जगह पे पुट करोगे, तो पुट कर दिया हमने, तो हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कुलॉम फोर्स का ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। ये क्या है आपका, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वगैरह आप अच्छे से जानते होगे, फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो तो, ठीक है। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिंपल सा हमें फॉर्मूला मिल गया। इसकी एक वैल्यू है, इस कांस्टेंट की पूरी वैल्यू डिसाइडेड है। अगर एप्सिलॉन नॉट भी साथ में है तो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। ये आपको रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए। क्या है, 9 × 10⁹। अब ये कुलॉम फोर्स है। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो सिंपल सी बात है, इसका यूनिट क्या आने वाला है बेटा, न्यूटन आने वाला है, ठीक है। और कुछ चीजें और जान लो, ये जो कुलॉम फोर्स है ना, आप ऐसे समझ के चलो, यहां तक का दिख रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है। ये जैसे Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है, और ये जो फोर्स लगता है ना, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मतलब जितना Q1 लगाएगा उतना ही Q2 लगाएगा। तो क्या ऐसे ही कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ था ना, मतलब एक्शन रिएक्शन, हम किसी भी बॉडी पे जितना एक्शन करते हैं पलट के हमको उतना ही रिएक्शन मिलता है। मतलब हम किसी पे धक्का लगाए हैं ना, तो बदले में उतना ही धक्का हमको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अमाउंट सेम मिलेगा। वो बात अलग है कि हम उसको धक्का दे देंगे वो गिर जाएगा, लेकिन उसने रुकने के लिए आप पे उतना ही धक्का लगाया होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, तो ये सेम अमाउंट में लगेगा। तो सेम अमाउंट में लगेगा, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो यू कैन से दैट इट्स वर्क एज वेल एज लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। नेगेटिव साइन इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है हम किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देखेंगे ना, तो ये इधर को लगा रहा होगा, इसको लगेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे ना, तो अपने को लगने वाला है कि ये अपोजिट लगा रहा है। तो ये इसका अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक हुआ करता था, जो कि आपका अभी इस ईयर जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ उसकी वजह से हटा दिया गया है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इससे रिलेटेड हमें और भी बातें करनी है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, यहां से नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। इसमें जो डेफिनेशन लिखोगे कुलॉम्स लॉ में आप लिख सकते हो, जो कुछ हमने यहां कुलॉम ने दोनों इक्वेशन में बोला है वही लिखा जाएगा आपका। कुलॉम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लाई ऑफ बोथ चार्जेस in the square of distance between the two charges, inversely proportional to the square of distance between the two charges। आप अपनी वर्ड्स में बना के लिख लीजिए। ओके, अब मैं इसको रब करता हूं। सो आप देख रहे हैं बोर्ड पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। तो हम लोग बात कर लेंगे, इजीली हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एप्सिलॉन के बारे में। तो जो एप्सिलॉन आ रहा था ना लास्ट में, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसी के बारे में डिस्कस करना है कि एप्सिलॉन क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है और कहाँ से आया, उसी के यूनिट और उसकी कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक ये सिर्फ क्या लिखा हुआ था, एप्सिलॉन नॉट।
तो सिर्फ अभी बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हमारे पास जो टास्क रहता है वो रहता है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या रहता है? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको एक्चुअल में बोलते हैं परमिटिविटी। इसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी किसका है? ये फ्री स्पेस का है। और ये तब भी अप्लाई होता है जब चार्ज कहां पर रखे हो? एयर में रखे हो। मतलब अगर हमने दो चार्ज को कहां पर रखा है? एयर में रखा है, तब भी ये वर्क करेगा। मतलब ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास ये Q1 और Q2 चार्ज कहां पर होंगे? या तो एयर में होंगे या फिर कहां पर होंगे? वैक्यूम में, फ्री स्पेस में होंगे। तब ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, मतलब इसमें एप्सिलॉन नॉट लगा होगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब इसका हमें यूनिट निकालना है, तो हमारे पास सिंपल सा टास्क क्या रहता है? हमारे पास रहेगा F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपनी को यूनिट किसका चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, तो इसके नीचे 1 कंसीडर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो F4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। अपनी को यूनिट चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो इट्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 4 पाई है ना, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसका कोई यूनिट होता नहीं है। और Q का यूनिट होता है कूलॉम, सो कूलॉम इनटू कूलॉम हो जाएगा, बिकॉज दो Q है, Q1 Q2 है। और F का यूनिट होता है न्यूटन और R का यूनिट होता है मीटर। न्यूटन R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही से लिखोगे तो कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर मिलेगा। सो अब हम यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिखेगा तुम लोग को, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, समझ चुके हैं ना इस चीज को? तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तब अप्लाई होगा जब आपका चार्ज कहां पर होगा? एयर में। मैं फिर से बता दूं कि जो कूलॉम थे ना, अपना जो इन्होंने लॉ दिया, ये लॉ हमारा कुछ कंडीशंस पे अप्लाई करता है। मतलब जब हमारे चार्ज फ्री स्पेस में हो या फिर एयर में हो, तब इनका लॉ ठीक से वर्क करेगा। इनके सारे कांस्टेंट की वैल्यू जो लिख रखी है हमने, जो बताई थी 9 × 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये तब वो रहेगी, अदरवाइज ये वैल्यू वेरी करेगी। तो चलो इसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस की। किसकी बात कर लेते हैं? लिमिटेशंस से डिस्कशन करने से पहले 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 लिमिटेशन जान लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलेटिव परमिटिविटी हेडिंग बाद में डलवा देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कभी कभी पूछा जाता है। आपको क्लास वाला फील आए इसलिए इसे फालतू बकवास कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। क्लास का फील इंपॉर्टेंट है, क्लास का फील आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपने हेडिंग क्या डालनी है? नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है? लिमिटेशंस। क्या हेडिंग डालनी है? लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। किसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे हो? कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस पढ़ रहे हो। कूलॉम की स्पेलिंग देख लेना, अक्सर गलत हो जाती है, ठीक है, हमसे, आपसे नहीं होनी चाहिए। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो क्या है लिमिटेशंस? पहली लिमिटेशन, ये जो कूलॉम फोर्स है ना, सबसे पहले चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट। चार्ज किस में होने चाहिए? रेस्ट में। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, जरूरी नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, दोनों किस में है? रेस्ट पे है। दोनों किस पे हैं? रेस्ट पे है, तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो अप्लाई नहीं होगा, और दोनों में से कोई एक रेस्ट पे है तब भी अप्लाई होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोला हूं? चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट, दोनों रेस्ट में हो, दोनों में से कोई एक रेस्ट पे है तब भी अप्लाई होगा ये, और अगर दोनों ही मोशन में है तो अप्लाई नहीं होगा। फिर हम मोशन ऑफ चार्ज में चले जाएंगे, वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगने लगेगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगना चाहिए? जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और जब मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगने लगते हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है लेकिन साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। हम सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं। ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल रहता है आपके पास एटम, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज देखते हो इकट्ठा बना रहता है, बिकॉज रीजन यही है कि ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसके लिए वर्क नहीं करता है। और एक चीज और, ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है, तो ये किसके लिए वर्क करता है? आप लिख सकते हो इट्स ओनली वर्क फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए वर्क करता है ये? पॉइंट्स चार्जेस। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक सिस्टम रहता है, इस पे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, दो बॉडी है आपकी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक और बॉडी है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में किसी भी तरह का कोई कूलॉम फोर्स वर्क नहीं करेगा। ये किसके बिटवीन वर्क करने वाला है?
पॉइंट चार्जेस के बिटवीन वर्क करने वाला है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है। जो तीसरी लिमिटेशन है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड लिमिटेशन की। फाइनली मच्छर को भगाया मैंने, वो एक्चुअली कैमरे के लेंस पे ही बैठ रहा था। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये जो होता है ना, ये क्या होता है, देखो ये लाइन ज्वाइनिंग में वर्क करता है। क्या बोला, देखो कूलॉम ने क्या बोला कि अगर सेम चार्ज होंगे, मतलब ये प्लस चार्ज होगा, मैं इसको, ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो कूलॉम ने बोला कि अगर ये दोनों ही प्लस होते तो इनमें रिपल्सन होता। तो भैया अच्छी बात है रिपल्सन होता, लेकिन अगर रिपल्सन ये इस तरह से हो जाता, मतलब एक ऊपर को निकल जाता, एक नीचे को निकल जाता, भाई दोनों में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, तो एक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ तक का तो दिख ही रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनको अपनी गलती समझ में आई और इन्होंने कहा कि हमेशा एक्ट करेगा किसमें, लाइन ज्वाइनिंग में, मतलब एक लाइन में लगेगा हमारा फोर्स। सो कूलॉम फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, समझ गए ना? अब मैं तीनों ये रब कर देता हूँ। एक और अच्छी खासी लिमिटेशन है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक कूलॉम फोर्स होता है ना, ये अगर किन्हीं दो चार्जेस के बिटवीन लग रहा होता है और अगर कोई तीसरा आके बीच में कूद जाता है ना, तो इसके दोनों, मतलब जो दो पहले से फोर्स लगा रहे हैं उनके बीच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख लो, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बिटवीन में कुछ फोर्स लग रहा है। हमने मान लिया कि इनके बिटवीन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, रिपल्सन भी होता तब भी चलता, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। एक तीसरा आ गया, Q3 चार्ज आ गया। अब ये भी चाह रहा है, मतलब इसी सिस्टम में आना चाह रहा है, इसके क्लोज आना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको भी फोर्स देने लगेगा, मतलब इससे भी बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, इनके बिटवीन भी बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो 20 न्यूटन का इनके बिटवीन में जो बॉन्ड क्रिएट था ना, वो ऑलरेडी क्रिएट रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दो चार्जेस के बिटवीन अगर कोई फोर्स लग रहा है तो किसी तीसरे के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये ट्रायंगल बन पाता है सिर्फ चार्जों में, वास्तविक जीवन में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कृपया ध्यान दें इन सब चीज़ों पे। सो इनके बिटवीन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, लगता रहेगा कॉन्टिन्यूअस, इनका जो भी है वो चलता रहेगा, किसी तीसरे से आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये तीसरे को भी एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ चार्जेस में अप्लाई है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे, ये काफ़ी हो गया ना। और एक चीज़ और, हाँ, पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा। ये जैसे हमने मान लिया पूरा सिस्टम हो गया, हमने मान लिया कि ये +1 था, ये +1 कूलॉम था, ये +Q1 था, ये +Q2 था, ये -Q3 आ गया, तो जो नेट होगा वो बदल जाएगा। अगर ये 1 कूलॉम रहा होगा, ये 1 कूलॉम रहा होगा, तो आपको पता होगा ना, +1 -1 दैट्स मीन टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, +1 कूलॉम हो जाएगा। और इसका अमाउंट अगर और कुछ कम ज़्यादा होता है ना, तो नेट चार्ज पे इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना, पूरे सिस्टम के चार्ज पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी खासी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ आपने देख ली हैं, कुछ चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बोरिंग रहेंगी, मतलब आपकी जो हेडिंग रहेगी नेक्स्ट वो रहेगी कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जल्दी जल्दी देख लो इसको, हेडिंग लगा लो, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके किसके बिटवीन देखना है आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बिटवीन कंपैरिजन देखना है। चलिए पेज को डिवाइड कर लीजिए, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। थ्योरी आप लोग, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, नोट्स। चलिए एक तरफ आपको क्या लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें कंपेयर कराएंगे। दोनों में कंपैरिजन भी देख सकते हो, डिफरेंसेस भी, दोनों हम साथ में देखते चलेंगे। कंपेयर करा रहे हैं तो कंपेयर कराने में हमको डिफरेंसेस भी देखने हैं और सिमिलरिटीज भी देखने हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। खुद को मोटिवेट करना पड़ता है खुद ही से। कुछ कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, लाइक्स कर दिया करो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब भी कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो लाने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। ओके ओके, चलिए बात कर लेते हैं पहले कंपैरिजन की। तो ये वर्क करता है दो चार्जेस के बिटवीन और ये वर्क करता है दो मासेस के बिटवीन। ये किसके बिटवीन वर्क करेगा, दो मासेस के बिटवीन वर्क करता है। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। सो दिस फोर्स हैव टू नेचर, दिस फोर्स आर टू नेचर। मेरी ग्रामर सुधारने लगोगे, आर डबल नेचर या टू नेचर, मतलब इसके पास जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का होता है। मतलब ये अट्रैक्टिव नेचर भी रखता है,
अट्रैक्टिव नेचर भी रखता है और साथ में रिपल्सिव नेचर भी रखता है। ठीक है, मतलब अगर सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब मैं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, सो दिस फोर्स ओनली हैव अट्रैक्टिव नेचर। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये हमारा अर्थ लगाता है तो अर्थ हमको उठा के फेंक थोड़ी ना देता है, मतलब वो तो अट्रैक्ट करता है ना, अपने आप में मिला के रखना चाहता है, तो इसके पास सिर्फ अट्रैक्शन होता है। इसके पास दोनों होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन। जो ये आपका कूलॉम्स लॉ है ना, ये ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, यूनिवर्सल लॉ। अब मैं अगर इसकी तरफ थर्ड पॉइंट की बात करूँ, सो आपको पता है ना, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ है, मतलब इसका जो जी है ना, वो जो होता है ना 6.67 × 10⁻11, ये फिक्स्ड है, मतलब ये वेरी नहीं करता है। और इसका जो कांस्टेंट था ना, वो तो मीडियम पे डिपेंड करता था। मैंने क्या बोला, वेरी करेगा, तो भी बताएंगे किस तरह से वेरी करता है, उसी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। सो चलिए, ये कंपैरिजन था। सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r होता है और उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इसके भी बीच के डिस्टेंस r का स्क्वायर रहता है, इसके भी r का स्क्वायर रहता है। इसमें भी r के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है और ये भी r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ये सिमिलरिटी है, दोनों ही फोर्स हैं। ठीक है, रब करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। थ्योरी है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग में भी रख सकते हैं और चाहे तो आप अपनी कॉपी में भी रख सकते हैं। कॉपी में रखेंगे तो बार बार अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे तो कुछ दिन बाद भूल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्या बात करेंगे आगे, हमने क्या बोला था, हम बात करेंगे कि मीडियम पे किस तरह से आपका कूलॉम फोर्स डिपेंड करता है। तो जब हम मीडियम की बात करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एप्सिलॉन के बारे में कोई बात ना हो। और एप्सिलॉन m आता है इसमें, सॉरी एप्सिलॉन r आता है, जिसको हम सिंपल वे में, ये हेडिंग है बेटा, ये सुपर हेडिंग है। सुपर हेडिंग मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको डाल लो अच्छे से। एप्सिलॉन r बोलते हैं और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ये है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी है। अभी तक हमने जो परमिटिविटी पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी, एप्सिलॉन नॉट, जो कि फ्री स्पेस के लिए थी। मार्कर में इंक बाद में भर लेंगे, इसको पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, समझ लो ना इस चीज को, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, जो रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या है, हम दो सिचुएशन लेते हैं। पहले सिचुएशन में जो Q1 Q2 चार्ज रहेंगे ना, वो हमारे पहले रखे हैं किसमें, एयर में या फिर वैक्यूम में। अब दोबारा हमारे पास जो Q1 Q2 चार्ज है ना, वो हमारे किसमें रखे हैं, किसी भी मीडियम में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, किसी मीडियम में रखे हैं। जब पहले ये रखे तो इनके बीच में फोर्स लग रहा था F, और जब ये किसी मीडियम में रखे तो इनके बिटवीन में फोर्स लग रहा है FM, मतलब फोर्स इन मीडियम, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां पर जो F होगा ना, वो F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। हम क्यों ये सब कर रहे हैं, हम आपको समझाते हैं क्यों रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, हम आपको बताते हैं। इसके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो लगेगा FM इज इक्वल टू 1/4 पाई। मैंने क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट तभी तक रख सकते हो जब आपके जो चार्ज हैं वो किस में होने चाहिए, एयर में या वैक्यूम में होने चाहिए। तो अभी हमारे चार्ज किस में, मीडियम में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन m, मतलब परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, Q1 Q2 एंड देन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इट इज r²। अब इसको भी आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेना है। ओके फाइन, इतना कर लिया। अब देखो एक चीज समझ लो, ये क्यों हमें नीड पड़ी परमिटिविटी की, अभी आगे डिस्कशन करते हैं क्या जरूरत पड़ी। देखो डिफरेंट टाइप के मीडियम है, हमको एक कांस्टेंट वैल्यू तो कूलॉम देके चले गए, लेकिन कूलॉम ने लिमिटेशन दे दिया कि हमारा जो 9 × 10⁻9 है, या फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो 8.85 × 10⁻12 है, ये तब अप्लाई करेगा जब हमारे जो चार्ज है ना कहां पर होंगे, फ्री स्पेस में होंगे या वैक्यूम में होंगे, दोनों एक ही बातें हैं, या एयर में होंगे, तब इन्होंने बोला। अच्छा, अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि चार्ज तो कहीं पर हो सकते हैं, मतलब किसी प्लेन सरफेस पे हो सकते हैं, मतलब किसी मेटेलिक सरफेस पे हो सकते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर हो सकते हैं, किसी सब्सटेंस के अंदर हो सकते हैं। तो वहां के लिए साइंटिस्टों के माइंड में आया होगा, उन्होंने बोला कि हम रिलेटिव परमिटिविटी दे देते हैं, और अगर हमें उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता होगी ना, तो उस मीडियम की परमिटिविटी हम निकाल लेंगे। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, अगर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हमें पता होगी ना, तो उस मीडियम की हम परमिटिविटी निकाल लेंगे। कैसे, देखते हैं भाई क्या होगा। दोनों इक्वेशन है, दोनों का रेशियो पता करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर चाहो तो इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन, और दोनों फोर्सेस का रेशियो पता करते हैं। तो हमने F लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, FM लिख दिया।
इक्वल टू में f का वैल्यू आपको पता ही है ना क्या होता है, हम चाहें तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्या हो गया, केवल ना लिखे नहीं तो दिक्कत करेगा ना बाद में चल के, पूरे का वैल्यू होता है, क्या कर रहा हूँ मैं, अपॉन में आर स्क्वायर, बिग अपॉन के नीचे क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट ना हो के क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन एम होगा, क्यों होगा पता है ना, तो फोर्स कहाँ पर है, मीडियम में है, आपको पता है ना, ये पूरे इससे मल्टीप्लाई कराएगा, ये पूरे इससे मल्टीप्लाई कराएगा। और जब ऐसा हो रहा होगा ना तो करके देख लेते हैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये इसके साथ पूरा ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जो जाने वाला है वो Q1 Q2 जाने वाला है, 4 पाई जाने वाला है, एप्सिलॉन एम जाने वाला है और आर स्क्वायर जाने वाला है। यहाँ तक का दिख रहा है ना, कुछ कट के तो नहीं जाने वाला है। अब जो नीचे आने वाला है वो क्या आएगा, 4 पाई आएगा नीचे, एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म ना इससे मल्टीप्लाई कराएगा और साथ में आर स्क्वायर रहेगा और साथ में क्या रहने वाला है, Q1 Q2 रहने वाला है। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया। एग्जैक्टली जो आपको मिला ना वो क्या मिला, आपको जो मिला ना वो मिला F/FM, आपको मिला F/FM इज इक्वल टू, जो आपको मिला ना वो क्या मिला, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको क्या मिला, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये जो F/FM का रेशियो है या फिर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है, यही होता है एप्सिलॉन आर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मैं फोर्स को साथ में लेके चला हूं क्योंकि कई न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ एप्सिलॉन आर की बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं? अब यही जो पूरी वैल्यू है ना ये के भी बराबर हो जाती है, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। साथ में समझते चलो, जब आपका चार्ज कहां पर होता है, वैक्यूम में होता है या एयर में होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू 1 होता है। और जब किसी मीडियम में होता है तो डाइलेक्ट्रिक के भी समथिंग होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये समथिंग होता है तो उस टाइम ये मैटर करता है, तो दैट्स वाई ये पूरे के बराबर होता है के। तो ये फॉर्मूला 3-4 तरह से लिखा जा सकता है, F/FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F/FM। मैं बोर नहीं करना चाहता आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हम किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालेंगे। यहाँ का दिख रहा है क्या, बोर्ड पे जगह बच रही है ना, यहाँ पे बच रही है, इतना काफ़ी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ का दिख रहा है, सिंपल सी बात है, दिख रहा है आपको, ओके फाइन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया कि हमारे पास में कोई एक मीडियम है, मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी हम मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है, हमको कुछ भी दे दिया, हमको 5 दे दिया, कितना दे दिया हमको 5 दे दिया, ऐसे हम मान के चलते हैं, हमको कितना दे दिया 5 दे दिया। या फिर हम कुछ भी ले लेते हैं, सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं, 20 दे दिया हमको। ठीक है, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी 20 है और ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, तो इट इज एप्सिलॉन आर इज 20। आपसे कह दिया उस मीडियम का परमिटिविटी निकालो, तो आप एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये एप्सिलॉन एम अगर निकालना है ना तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर का तो वैल्यू पता है ना आपको कितना है, 20 है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जगह का अभाव है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये किसकी वैल्यू होगी, परमिटिविटी उस मीडियम की होगी जो आपने रिलेटिव परमिटिविटी की हेल्प से निकाल रखी है। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ रहे हैं। अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया है ना आपको, तो आप उस मीडियम का परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो ये डेरिवेशन है छोटा सा, अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मुझे यही नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ, तो काफ़ी फेमस डायलॉग बन चुका है मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लिए फेमस है, मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी हमारा जो माइंड होता है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और जब आप कॉन्टिन्यूस ढेर सारी क्लासेस ले रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। नोट कर लिए ना आप लोग, और आप कौन सा इतना वेट करते हैं, आप तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे सभी लोग, तो इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, या इसी वीडियो में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उस टॉपिक का बड़ा सुंदर सा प्यारा सा नाम है। वो टॉपिक जो आपका रहेगा ना, वो रहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और जब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा देंगे ना, तो फिर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक मज़े से कॉपी में नोट्स बनाइएगा, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बहुत ज़रूरी अगर कोई काम हो तब निकलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की, मतलब कूलॉम पे बेस्ड न्यूमेरिकल, परमिटिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल हम करा पाएंगे उसमें हम आपको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।